सबसे 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? सर ये मिल्खा सिंह ने अपने चार टाइम में चार टाइम क्यों लगा दिए सर? ऐसे तो हमारी मम्मी हमें लगाती हैं, ये उन्होंने खुद क्यों लगाए? दोस्तों, उसने एक ही चीज अपनाई, एक ही प्रोसेस अपनाया जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कंट्रोलिंग, कंट्रोल उदय, कंट्रोल है कि नहीं बात? राइट। तो कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग वही होता है जैसे दिख रहा है जब आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्री प्लान्ड परफॉर्मेंस से, तो वो एक कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है जो मिल्खा सिंह ने खुद किया रेस में। यानी आप जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया गया है ना रेस लड़ने, राइट। वहां पर उसको रेस में फर्स्ट आना था, जैसे वो सोच के गया था, टॉप करना था, राइट। और वो सबसे आखिरी आया, सेकंड या थर्ड में सबसे आखिरी आया, तो इस गुस्से को उसने अपने आप के ऊपर निकाला। पूरा उसने कंट्रोलिंग का प्रोसेस अपनाया, राइट। स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले उसने क्या किया सर? सबसे पहले उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया अपना कि मैं किसी भी रेस में जब भी दौड़ूंगा, ये समझ के दौड़ूंगा कि ये मेरी आखिरी रेस है और हमेशा अव्वल आऊंगा, टॉप पे आऊंगा। यही मैं आपके साथ उम्मीद करता हूं जब भी किसी रेस में दौड़े। ये जो रेस आपकी बोर्ड्स की चल रही है, अगर आप इसमें भी दौड़ रहे हैं तो ध्यान रखिए अव्वल आना है, राइट। 100 में से 100 आने, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो सेटिंग द स्टैंडर्ड, ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया सर, राइट। स्टैंडर्ड आप कैसे सेट करते हैं? या तो आप इसे क्वांटिटी में सेट करेंगे जो सबसे बेस्ट है, क्वांटिटी यानी जिसे आप नाप सकते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें नापना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे जैसे भैया आप कितने खूबसूरत हैं, वाह सर क्या बात करते सर, मैं तो बहुत हूं, है ना। जैसे आप कितने स्मार्ट हैं, तो स्मार्टनेस अगर नापनी है, खूबसूरती अगर नापनी है, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड जैसे कंपटीशन अगर होते हैं तो कैसे नापते हैं कि अगर कोई मतलब लंबा है, देखने में गोरा है तो ही वो स्मार्ट होगा, राइट, या खूबसूरत होगी वो लड़की है, ऐसा होगा क्या? ना मुन्ना ना। बहुत सारे राउंड्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल भी देखा जाता है ना, फिटनेस लेवल भी देखा जाता है, तो इस तरह के राउंड्स होते हैं, लेकिन ये क्वालिटी होती है जिन्हें नापना बड़ा मुश्किल होता है। क्वांटिटी सबसे बढ़िया होती है, जैसे भैया मुझे 100 में से 100 नंबर लाने, मुझे पता है ये नापना और ये चेक करना बड़ा आसान है। तो स्टैंडर्ड सेट कीजिए हमेशा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ना करें, क्योंकि क्वालिटेटिव बड़ा मुश्किल होता है, जैसे इंटेलिजेंट लेवल नापना है ना, राइट, मोटिवेशन, ठीक है, खूबसूरती है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसने यही किया मिल्खा सिंह ने, उसने कहा फर्स्ट आना है भाई, जान चली जाए फर्स्ट आना है। फिर उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी, एक्चुअल परफॉर्मेंस देने पर उसने रेस दौड़ी और एक्चुअल में, है ना, रेस में भाग लिया। तो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2, टी हो गया सर, ट्यू। उसके बाद उसने कंपेयर किया, कंपेयर कंपेयर किया उसने कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कंपेयर किया। एक्चुअल में क्या है, यानी क्या सोचा और क्या पाया, क्या मैंने सोचा था क्या मैंने पाया है, ठीक है ना, राइट। बिल्कुल इसी डायलॉग की तरह, क्या सोचा है ना और क्या पाया, पाया कि मैं सबसे लास्ट आया। वाह सर, सोचा क्या था कि सबसे प्रथम आऊंगा, सबसे फर्स्ट आऊंगा। तो क्या सोचा और क्या पाया, राइट, ये चेक करें, कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद आपको दो बातें सामने आएंगी, या तो आप देखेंगे नॉर्मल वे में कि आपने जो सोचा था वो पाया, आपने सोचा 100 में से 100 और 100 में से 100 पा लिए, राइट। तो जो सोचा वो पा लिया, यानी कि आपका स्टेप नंबर 3 में, ये जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में क्लियर हो गया कि मैंने जो सोचा था वो पाया है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस यही अंत हो जाएगा, कंट्रोलिंग का प्रोसेस यही अंत हो जाएगा, खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसा हजम, कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी जो आप कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्शन है, राइट। टेलर की तरह वन बेस्ट मेथड आप निकाल चुके हैं। लेकिन भैया मिल्खा सिंह की तरह आपने डेविएशन फाउंड किया, यानी आपने देखा कितना डेविएशन है यार, मेरे को फर्स्ट आना, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है ना, और मेरे आ रहे हैं इतने। यानी आप कह रहे हैं कि यार मुझे 100 में से 100 लाने हैं बोर्ड्स में, तो कम से कम प्री बोर्ड में 90 प्लस 95 प्लस होने चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। आप के उससे बहुत कम आ रहे हैं नंबर, तो डेविएशन फाउंड किया आपने। यानी कि डेविएशन का मतलब क्या है? कमी। डेविएशन का मतलब है कमी, कि भैया मेरी कमी क्या रह गई, है ना, क्या मैंने सोचा क्या पाया, क्या कमी है आपने, है ना। डेविएशन को, कमी को ढूंढा और उसकी एनालिसिस करी,
राइट। तो स्टेप नंबर 4 में आपने अपनी कमी को एनालाइज किया कि भाई मेरी कमी क्या रही। कमी रह जाती तभी तो अपने को चांटे लगाता है कि नहीं बात कि भाई क्या सोचने आया था, राइट, क्या कर रहा है तू, ठीक है, ऐसे क्या मिल्खा सिंह टॉप करेगा क्या, है कि नहीं बात, चांटे में चांटे, है कि नहीं बात। तुम्हारे भी लगनी चाहिए अगर 100 में से 100 आए तो, है कि नहीं बात। 99 तो आनी चाहिए किसी भी हालत में, है ना, राइट। फिर कमी के बाद करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन वो क्या लेता है, करेक्टिव एक्शन वो अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी 400 मीटर का रिकॉर्ड क्या है कि नहीं बात। पिक्चर में ऐसे बोलता है 400 मीटर का रिकॉर्ड क्या है गुरुजी। उसके गुरुजी बहुत गुस्से में होते हैं, गुरुजी उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कुछ बोलते नहीं, सीधा एक पेपर लेते हैं, टिश्यू पेपर लिखते हैं 4.9 यानी कि राइट 45.9 लिखते हैं ना, याद आया मुझे 45.9 यानी कि 45.9 सेकंड में रिकॉर्ड है कि उसने 400 मीटर की रेस पार कर दी। फिर वो इसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन लेना। फिर वो तैयारी शुरू करता है इस रिकॉर्ड की तरफ, फिर वो जम के तैयारी शुरू करता है, सर ये रिकॉर्ड हासिल करना है, करेक्टिव एक्शन, राइट, करेक्टिव एक्शन यानी कि उसको ठीक करना है। और फिर वो नया स्टैंडर्ड सेट करता है, बीट द 445.9, मुझे ये स्टैंडर्ड उसने सेट किया। अब जो मेरा अगला स्टैंडर्ड है, अब जो मेरा अगला टारगेट है वो ये है, इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, राइट। फिर से वो क्या करेगा, फिर से ये चक्का शुरू हो जाएगा, चक्का 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 चलता रहेगा। फिर 45.8 के लिए फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना। फिर इसको कंपेयर करेगा, फिर उस मूवी में वो पा लेता है ये रिकॉर्ड, है ना। फिर वो 45.9 की जगह 45.8 सेकंड में वो पूरा करता है और रिकॉर्ड तोड़ देता है, प्रोसेस एंड हो जाता है, जो उसने सोचा था वो पा लिया। अगर ऐसा नहीं है फिर डेविएशन एनालाइज करो और फिर करेक्टिव एक्शन लो। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से ये काम करता है आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इसे क्या नाम देते हैं सर, हम इसे नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, राइट। इस तरीके से आपको ये एग्जाम में भी लिख के आने पांचों के पांचों स्टेप। अब सर एक चीज और, आपने डेविएशन में दो शब्द लिख रखे हैं, सर ये दो शब्द क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एमबी मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सुनना ध्यान से, डिटेल में है आगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये बोलता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ध्यान सुनना, ये बोलता है कि आप उस चीज पे फोकस करें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके जो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ठीक है ना। अब भैया मेरे प्रिंटर जो आपकी बुक है आपके पास पहुंच चुकी है, उसमें जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, मेरे प्रिंटिंग कॉस्ट करने वाले ने ये बोला सर आपकी बुक के कॉस्ट पे थोड़े से है ना बढ़ गए हैं, मैं आपके इंक्रीज करता हूं 1 रुपया पर पेज। बुक की कॉस्ट सर 1 रुपया पर पेज, है कि नहीं बात, राइट। मान लो 500 बुक है तो 1 रुपया पर पेज। साथ के साथ मुझे पता लगा कि भैया कोचिंग का इन्वर्टर डाउन हो चुका है, नए इन्वर्टर की बैटरी लानी पड़ेगी, नए इन्वर्टर की बैटरीज और पूरा खर्चा आएगा 20,000 रुपए का। मैं अब बहुत ही परेशान, 20,000 खर्चा आ गया, ठीक है। अब बात हुई भैया मैं किस लिए परेशान हूं, मैं परेशान हूं 20,000 रुपए के लिए, ठीक है, राइट। अब मैं खुद से ही रात को शीशे के सामने बात कर रहा हूँ, भाई 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या, मैं 1 रुपए की क्या वैल्यू आजकल, 1 रुपए तो एक बैगर, एक भिखारी भी 1 रुपए नहीं मांगता, वो कहता सर 5 रुपए 10 रुपए दे दो, है ना, 1 रुपए तो कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। लेकिन आपको लग रहा है सर 20,000 रुपए ज्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। रोना बिल्कुल सही है, रोए, है ना, आप कहेंगे सर रो खूब रो, लेकिन 20,000 के लिए नहीं, रोना धोना करें सर 1 रुपए पर पेज के लिए। कैसे, अब देखो जो मैं 20,000 रुपए की पर ईयर एनालिसिस करते हैं ना अकाउंट के हिसाब से भी, 20,000 रुपए के अगर मैं इन्वर्टर लगाता हूँ, बैटरीज लगाता हूँ, तो ये बैटरी 5 साल चलेगी, एक्चुअल 3 से 5 साल की वारंटी आती है। तो भैया अगर मैं 20,000 रुपए है ना 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा साल का खर्चा कितना हुआ, साल का खर्चा हुआ मेरा मात्र 4,000 रुपए। और अगर मैं इसको पर महीने में डिवाइड करूं तो डिवाइड बाय 12 करके साल का कितना, एक महीने कितना खर्चा हुआ 333 रुपए। यानी कि मुद्दे की बात देखो, 20,000 रुपए का इन्वर्टर तो लग गया, लेकिन 20,000 रुपए का इन्वर्टर का खर्चा अगर आप देखें तो 300 रुपए के आसपास महीने का खर्चा है और 4,000 रुपए का पूरे साल का खर्चा है। यानी मुझे पूरे साल में 4,000 रुपए की दिक्कत पड़ेगी, अमाउंट खर्चा आएगा। लेकिन मैं इसके लिए नहीं रो रहा, मैं कह रहा हूँ 1 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है, आजकल तो बैगर भी 1 रुपए लेता है, 1 रुपए तुच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखो 1 रुपया पर पेज, और एक पेज
कितना है सर मेरी बुक का, है ना, 1 रुपए से चलो बढ़ गया, सीधा बढ़ी हुई कॉस्ट की बात करते हैं। 500 पेज है बुक्स में, कितने सर 500, राइट। तो 500 रुपए एक बुक पे कीमत कितनी बढ़ गई, एक बुक पे कीमत बढ़ गई सर 1 रुपए पर पेज के हिसाब से 500 रुपए। यानी अभी कोई बुक अगर मेरी दोनों बुक 1000 रुपए की है तो अभी कितनी की हो जाएगी, 1500 बढ़ गई, है ना, राइट। तो 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं साल में, मान लो अगर मैं साल में 1000 बुक भी प्रिंट कराता हूं, 1000 बुक, तो भैया 1000 इंटू 500 कितने हो गए, 5 लाख रुपए। यानी कि 1 रुपया कॉस्टिंग से, सिर्फ 1 रुपया बुक का बढ़ने से मेरी साल की 5 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मैं 1000 बुक प्रिंट कराऊंगा और 1 रुपए के हिसाब से, है ना वो, और 1 रुपए पर पेज, 500 पेज है तो 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट होगा साल का, 1 साल का। और यहाँ 1 साल का कितना आ रहा है सर, यहाँ 1 साल का आ रहा है 4 हजार रुपए। तो 1 साल के 4 हजार रुपए, 1 साल के 4 हजार रुपए के लिए रोना जरूरी है या 1 साल के 5 लाख रुपए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये कहता है कि अगर कोई अमाउंट बहुत बड़ा है, अगर कोई अमाउंट बहुत बड़ा है आपकी नजरों के सामने 20,000 रुपए, लेकिन वो कई साल के लिए हो गया खर्चा, तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा खतरनाक है। भैया ये तो मेरे 1 साल में, मुझे हर साल बुक्स प्रिंट करानी है 1000, तो 5 लाख रुपए दिखने में कितना छोटा है, दिखने में देखो कितना छोटा, दिखने में मात्र 1 रुपया, 1 रुपये तो बढ़ा है, क्या टेंशन है, बढ़ जाने, 1 रुपये तो बढ़ा है, दिखने में कितना छोटा है, लेकिन कलेक्टिवली इसको अगर आप 1000 बुक पे कंपेयर करेंगे, कलेक्टिवली अगर आप इसे 1000 बुक से कंपेयर करेंगे तो 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये बोलता है मेजर अमाउंट अगर एक ही बार होना है और कई सालों का फायदा है तो उसमें रोना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बहुत माइनर अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट है कि नहीं बात, आपको खतरनाक तरीके से इंक्रीमेंट देता है आपकी कॉस्ट में, तो उसके लिए रोना जरूरी है, उस पर फोकस करें। यानी अगर मैं तुमसे आंसर पूछूं कि मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे टारगेट करना चाहिए, तो आप मुझे आंसर लिख के देंगे सर इन्वर्टर बैटरी को इग्नोर करें, और जो आपके साथ 5 लाख का जो खर्चा है, 1 रुपया पर पेज का जो खर्चा इंक्रीमेंट हुआ, इस पे फोकस करें। अपने प्रिंट वाले से लड़े, कहे भैया मैं तेरे बुक प्रिंट नहीं कराऊंगा, अगर तू 1 रुपये कॉस्ट बढ़ाएगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं और ढूंढूंगा। ये वाला ज्यादा कंसिडरेबल है बजाय इन्वर्टर। मजा आ गया सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। एमबी क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है कि भैया आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि मैनेजमेंट एक्सेप्शन कहता है मैनेजर ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, राइट, रिजल्ट नथिंग टू कंट्रोल। यानी एक मैनेजर सारी चीजें कंट्रोल करना चाहेगा तो हर चीज, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो जरूरी है उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर मैं बहुत आसान सी भाषा में बोलूं, अकाउंट्स तो पढ़िए ना, नॉर्मल लॉस क्या होता है, अकाउंट्स वाले सर जी ने भी आपको समझाया होगा नॉर्मल लॉस क्या होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही बोलता है कि भैया नॉर्मल लॉस को इग्नोर करें, इग्नोर द नॉर्मल लॉस अकाउंट्स की भाषा में, कि अकाउंट्स में भी आप जानते हैं नॉर्मल लॉस तो होना ही होना, उसके पीछे ना भागे, राइट। यानी कि अगर एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिल होता है उनके टैंक में और 1000 लीटर में से 2 लीटर उड़ जाता है, तो इसके पीछे पागल होता है, 2 लीटर गया कहाँ गया, कैसे कंट्रोल करूं, 2 लीटर कौन से ढक्कन लगा दूं उनके, है ना, टैंक में कि 2 लीटर भी ना उड़े। तो भैया लोगों ने बोला क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो भैया, इतना दिमाग खर्च होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, उसे कंट्रोल करने में, जाने दो। हाँ लेकिन 2 लीटर की जगह 20 लीटर 200 लीटर तक बात जा रही है तो मुन्ना बहुत गड़बड़ है, राइट। तो एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही बोलता है कि नॉर्मल लॉस को इग्नोर करें, माइनर डेविएशन को इग्नोर करें। एग्जाम में लिखना क्या, एग्जाम में लिखना है माइनर डेविएशन को इग्नोर करें, ठीक है ना। जो छोटी मोटी डेविएशन है 1-2 रुपए 10-5 रुपए, इसे इग्नोर करें, जाने दें, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहेंगे तो देखो यही सारी बातें प्यार भरी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको लिख के दे रखी है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड अपनाए, क्वालिटेटिव ना अपनाए, ठीक है, ये बात लिखी है, राइट। क्वांटिटेटिव लगाएंगे तो ही आपको आसान रहेगा कंपेयर करना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जैसे 10 है ना, 10 रुपए 10,000 पीस, राइट, 3 महीने में काम करना, ये फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस करें, ठीक है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया, फिर कंपेयर करें,
कंपेयर करने मैच करें कि भैया जो आपने सोचा था वो पाया नहीं पाया। अगर आपने नहीं पाया, ठीक है, अगर आपने नहीं पाया, राइट, तो डेविएशन को अटेंड करें अर्जेंट बेसिस पर। अर्जेंट बेसिस पर कैसे? सीपीसी और एमबीई के द्वारा, सीपीसी और एमबीई के द्वारा, सीपीसी और एमबीई के द्वारा। फिर जैसे मिल्खा सिंह ने किया वैसे ही आप क्या करें? करेक्टिव एक्शन लें। अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट में है, डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट में है, बोले तो डेविएशन बहुत माइनर है, ठीक है, राइट, कि यार 2-4 रुपए की बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना नॉर्मल लॉस में आता है, यानी कि नॉर्मल लॉस में आप डेविएशन लेते हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म करे कहानी, कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। ये आता है एमसीक्यू में। अगर डेविएशन बियॉन्ड द रेंज है, डेविएशन बियॉन्ड रेंज है, तो फिर यानी कि आपने सोचा था कि 2% तक झेल लूंगा, डेविएशन जा रहा है 4%, 5%, तो भैया आपको फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। कार्टून प्रेजेंटेशन एक मैंने आपको नोट्स में बना के दे रखी है, ध्यान से देखो, राइट, क्या कह रहा है? हाउ इज प्रोडक्शन गोइंग ऑन? प्रोडक्शन कैसे चल रहा है सर? प्रोडक्शन है ना, ऑल द वर्कर्स हैव टू बी डेविएशन, है ना, 20 यूनिट पर डे। ओके 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 ओके, देन रिड्यूस द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट्स, यानी कि डेविएशन इतना ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल रेंज है इतना, तो मैनेजर को ही पता है कि यार डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये इतना तो नॉर्मली हो रहा है हमें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत, इतना डेविएशन चलेगा, आप चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। सर ये कहानी हो रही सीपीसी की, राइट, सीपीसी, ठीक है ना, जो क्रिटिकल एरिया है उस पर देखो, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था, यहाँ देखो क्या लिखा है एग्जाम में, आप ये भी लिख सकते हैं, 5% की लेबर कॉस्ट ज्यादा डेंजर है बजाय 15% की पोस्टल। भैया पोस्ट में कितनी कर रहा हूँ साल में? 10, 15, 20, 50 बस, लेकिन लेबर तो रोज आ रही है। लेबर कह रही है भैया 100 रुपए बढ़ा दो मेरे, लेबर है तुम्हारी, है ना, मान लो 1000, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए से लेबर के प्राइस पर मंथ इंक्रीज हो जाएंगे। आपको लग रहा है 100 रुपए तो बढ़े, तो पोस्टल चार्जेस 15% है, कोरियर वाला कह रहा है मैं कोरियर के 15% ज्यादा पैसे लूंगा, पहले 100 रुपए तो था 115, तो कोरियर भैया कमी तो भेज रहे हो, ज्यादा थोड़ी भेज रहे हो, लेकिन लेबर हो जा रही है, राइट, तो लेबर की कॉस्ट भले ही 5% है, प्रिंट की कॉस्ट भले ही 1 रुपया है, वो ज्यादा डेंजर है। एमबीई की खतरनाक बात ये है एमसीक्यू, मैनेजर जो सब कंट्रोल करने की सोचता है वो कुछ नहीं कर पाता, तो ये आता है एग्जाम में एमसीक्यू। तो आप किस पे गोला लगाना है? एमबीई पे, राइट। क्या खतरनाक बात याद रखनी है? ये माइनर डेविएशन को इग्नोर करें, जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, इग्नोर द माइनर डेविएशन, इग्नोर द माइनर डेविएशन। ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करें सर? मुद्दे वाले मैटर पर ज्यादा फोकस करें, माइनर डेविएशन को इग्नोर करें, ठीक है सर, मजा ही आएगा, क्या शानदार बात आपने बताई, राइट। अब चलते हैं दोस्तों, ये सब आप सिंपल सी बात सीख चुके हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है एस्केप प्लान की तरह, आप कंपेयर कर लें अपनी एक्चुअल को प्लान से, यही कंट्रोलिंग का मतलब है, और जो डेविएशन मिला है उसको करेक्ट करने की सोचें। कंट्रोलिंग जरूरी क्यों है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कंट्रोलिंग की क्या जरूरत है? भैया तो फिर तुमने प्लान तो बना लिया, अगर तुमने चेक नहीं किया, तुम्हें पूरी 12th में बढ़ा दी, चेक तो कर लो कि तुम्हें आता है नहीं आता, एग्जाम में लिखोगे तो पता कैसे लगेगा किसको कितना आता है, इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। सबसे पहला कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमें पता लग जाता है हमने गोल अचीव किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने गोल अचीव करने के लिए 100 में 100 का टारगेट बनाया है, तो बोर्ड प्री बोर्ड देने के बाद ही पता लगेगा कि हमारे गोल अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कंट्रोलिंग से मुझे पता लग जाता है मेरे स्टैंडर्ड एक्यूरेट बने या नहीं बने। अब तुम्हें जोश आ गया, तुमने कहा सर 2 दिन में बीएसटी खत्म बोले तो जड़ से खत्म, अंडरटेकर की तरह खत्म, है कि नहीं बात, अंडरटेकर बन गए, खत्म 2 दिन में बीएसटी। पता लगा 2 दिन जब खत्म हुए तो तुम खत्म होने की नौबत पे आ गए 2 दिन बाद, लेटे पड़े हो बिस्तर में, है कि नहीं बात। मैंने कहा कितना कितना कोर्स कंप्लीट हुआ सर? 4 चैप्टर हुए बड़ी मुश्किल से, बहुत सारी केस स्टडीज थी, एमसीक्यू थे, ये वो, तो तुमने अपनी हालत क्यों बिगाड़ ली? क्योंकि तुम्हें लगा 2 दिन में सब खत्म कर दूंगा, एग्जाम में भी कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी होती है। तो अपने स्टैंडर्ड ऐसे मत बनाओ कि बाद में दिक्कत हो जाए, बाद में डिमोरलाइज हो जाओ, ठीक है। तो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी तुमने अपने स्टैंडर्ड हाई बना दिए, ठीक है, तो उसे प्रॉपर लेके आओ, जज करो। अब ये मत कहना, ठीक है ना, एक दिन में एक केस स्टडी, तो जन्म लग जाएंगे, जन्म गाने गाते हुए जन्म 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 साथ रहना यूं ही, तो जन्म लग जाएंगे, है ना, पूरी बीएसटी केस स्टडी खत्म करने में।
अब तुमने अपने स्टैंडर्ड इतने लो बना दिए, एक दिन में एक स्टडी करी, सो आराम से। तो भैया एक्यूरेसी स्टैंडर्ड बिल्कुल सही होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि हाँ भाई जैसा मैं आपको बना के देता हूँ, है ना, मंथली या डेज वाइज क्या क्या हमें काम करना है। फिर ये तो भैया कॉमन है, नमक की तरह है ये तो, नमक, ये वाला पॉइंट तो नमक है सर, हर चैप्टर में कॉमन है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जब एक्टिविटी को मैं चेक करता हूँ, एक्चुअल से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि भैया मैं कि क्या किस कमी से जूझ रहा हूँ, उस कमी को ओवरकम करें, वेस्टेज को रिड्यूस करें, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसकी तरफ इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करें, तभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एम्प्लॉय को मोटिवेशन कैसे होगा, मान लो जो तुमने सोचा वो पाया, मिल्खा सिंह ने जो सोचा कि 45.9 सेकंड को बीट करना और उसने वो 45.8 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, जो तुमने सोचा वो पाया, तुमने भैया 100 सोचे 100 नंबर आ गए, तो अगले लेवल पर चाहे आप सीए करें कुछ भी करें, ठीक है ना, तो मोटिवेशन आएगा आपको कि भैया मैं ये कर सकता हूँ और इस वाले टारगेट को भी अचीव करके रहूंगा, सर ने बोला था, ठीक है। इससे और क्या फायदा होगा, डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को पहले से ही क्या पता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक है, फाइनेंस वाले को पहले से पता है, मार्केटिंग वाले को सबको पहले से पता है कि हमारे स्टैंडर्ड ये है, हमें इतना टारगेट है, तो हमें कोऑर्डिनेट करके चलना है कि कंपनी के टारगेट को अचीव करना है। जैसे हमें 20% प्रॉफिट इस बार बढ़ाना ही बढ़ाना है किसी भी तरह, तो सारे डिपार्टमेंट को मिलके मंथन करना पड़ेगा कि भाई कैसे पहुंचे। और कंट्रोलिंग से ही हमें क्या मिलेगी सर, डिसिप्लिन आएगा। जब आप एक्चुअल को कंपेयर करोगे किससे, परफॉर्म्ड से, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड से, तो फिर आपको पता लगेगा कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं डेविएशन है, तो डेविएशन को कंप्लीट करने के लिए, डेविएशन को घटाने के लिए क्या करोगे, मिल्खा सिंह की तरह अपने चांटे भी तो लगाओगे। जब पता लगा प्री बोर्ड में नंबर कम आ रहा था, चांटे अपने आपके चांटे भी तो लगाओगे, पापा से बोले पापा लगा दो आज, मम्मी लगा दो आज, ठीक है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। भैया खुद को डिसिप्लिन कर लो, वरना है ना बहुत बुरा होगा, ठीक है, हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगी, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इंसल्ट हो जाएगी। अब आती बात सर, इसका कोड क्या है, कोड सीक्रेट कोड। तो भैया सीक्रेट कोड भाई और बहनों सीक्रेट कोड देखिए, मुस्काओ, यानी कि जैसे आप मिस्टर बीन को देख के मुस्कुराते हैं, है कि नहीं बात, ऐसे ही आप कंट्रोलिंग को भी देखकर मुस्काएंगे, है ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। एम से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4 मोटिवेशन। यू से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 3 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एस से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 2 एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक कीजिए। सी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 5 कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट को अपना गोल पता होगा। ए से बना पॉइंट नंबर 1 अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, राइट। और उससे क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 6 ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सर कुछ कमी भी तो होगी, कंट्रोलिंग में बिल्कुल कमी है, 4 कमी तो देखो है ही है। सबसे पहली कमी, कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर पे नहीं होता, पॉलिटिकल फैक्टर। आज भैया भारत बंद, ठीक है, ये लो भैया, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आज भैया सरकार ने बोल दिया लॉकडाउन लगेगा, क्या करें भैया, कुछ नहीं हो सकता, है कि नहीं बात, कर्फ्यू, क्या करें, कुछ भी नहीं। तो ये भैया इस तरह की बातें हैं जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अगर इनमें चेंज आता है तो हमारा कंट्रोल नहीं होता। कई बार एम्प्लॉय भी है ना रजिस्ट करता है, जैसे भैया अगर मैंने कंट्रोलिंग के लिए अपने एम्प्लॉय को चेक करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे ऊपर वाला सब दिखता है, अगर कैमरे लगा दिए तो एम्प्लॉय कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब हमें चोर समझ रहे हैं, यानी हम तो ढंग से काम करते नहीं। एम्प्लॉय रजिस्ट करेगा, रजिस्ट मतलब मना करेगा काम करने से, फिर उसको समझाओ। कॉस्टली अफेयर, कैमरे भैया कैमरे महंगे भी तो आएंगे, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस कई बार हम लगाते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं बात, राइट, क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, बेनिफिट उससे उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा, कैमरे तो लगा दिए सारे, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे तो उल्टा नुकसान हो गया। और ये मैंने पहले बताया क्वांटिटेटिव, है ना, स्टैंडर्ड तो आसान होता है, राइट, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड मुश्किल होता है। कंट्रोल सिस्टम लूज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो कई बार हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में दिक्कत आती है, कैसे, इन एब्सेंस ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, ये तो हमें दिक्कत की बात है। अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर, अब भैया क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, यानी कई बार कई चीजों में क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में दिक्कत भी आ जाती है। जैसे मुझे अपने एम्प्लॉय के अंदर की मोटिवेशन जानना है, तो ये बड़ा मुश्किल है, कैसे जानूं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं। एम्प्लॉय का मॉरल जानना है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन जानना है, हर एम्प्लॉय से पूछना है तो अपने हमारी कंपनी में सेटिस्फाई हो या नहीं हो,
ठीक है ना। तो ये सब नापना क्वांटिटी में बड़ा मुश्किल है, तो इन चीजों को क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना बड़ा मुश्किल है, ये दिक्कत है। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम में ज्यादातर चांस इसके प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के रहते हैं। तो चलिए केस स्टडी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां केस स्टडी कैसी बनती है। तो दोस्तों केस स्टडी नंबर 1, मैं हूं एक रंगी हिना। तो हिना क्या कह रही है? हिना स्वीट्स है, ठीक है, 1935 से, क्या बात है, ठीक है ना, मिठाइयां बेच रहे हैं। केस स्टडी को पढ़ेंगे तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय, टेकन जो स्टेप हो चुका है, ठीक है ना, राइट, रिलेटेड टू वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि पहले तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्टेप बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। अगर तुमने सोचा कि ये स्टाफिंग है तो तुम्हारे दिमाग में स्टाफिंग के स्टेप MRP टू PC चल रहा होगा, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे ही अगर तुमने सोचा कंट्रोलिंग है तो फिर कंट्रोलिंग के स्टेप, अगर तुमने सोचा प्लानिंग है तो प्लानिंग के स्टेप, स्टीव ओब्रायन डाइजेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। तो दिमाग में पहले सोचना है फंक्शन कौन सा है। गलती मत कर देना, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, गलती मत कर देना। पहले देखो कि कौन सा फंक्शन है, फिर उसका स्टेप ढूंढना है ना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि मैं इस चैप्टर की स्टडी करा रहा हूँ, एग्जाम में तो कहीं से भी बनेगी, ठीक है ना। सेल्स कम होती जा रही है पिछले 3 महीने में। The sales manager reported there were some complaint about the quality, क्वालिटी की कंप्लेंट है। हर्ष ऑर्डर सैंपल चेकिंग स्वीट्स, ओहो क्वालिटी की कंट्रोल की कमी है, सबसे खतरनाक लाइन है। हर्ष ने क्या किया, सैंपल चेकिंग के लिए भेज दिया कि भैया एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी क्वालिटी में क्या दिक्कत है, कुछ मिलावट तो नहीं है, ठीक है। खतरा बनाएंगे, डेंजर बनाएंगे, चांद तारे लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार। अब क्या ये स्टाफिंग का है, स्टाफिंग में कहीं लिख रहा है कि मैं हायर कर रहा हूँ एम्प्लॉय को, है ना, ऐसा कुछ है, कंपनसेशन MRP टू PC नहीं। क्या प्लानिंग है, स्टीव ओब्रायन डाइज इन स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर उसको कंपेयर कर रहा हूँ प्रीमाइसेस, है ना, ये सब नहीं। तो यानी कि अगर वो सैंपल चेकिंग के लिए भेज रहा है तो मैंने तुम्हें बताया था चेक करना। कंट्रोलिंग का मतलब भी क्या, सिनोनिम ही क्या कंट्रोलिंग का, चेक करना, कि भैया मैं अपने एग्जाम में बोर्ड में चेक करता हूँ, कंपेयर करता हूँ कि जो मैंने सोचा था वो पाया नहीं पाया। तो चेकिंग, चेकिंग वर्ड से बताता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का स्टेप कौन सा, मेजर, चेक करना, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग बीइंग डिस्क्राइब। यानी कि सेकंड स्टेप जो हम फॉलो करते हैं, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मजा आया क्या सर, कंपेयर नहीं कर रहा वो, उसने सिर्फ चेकिंग के लिए भेजा है, राइट, मजा आ गया सर। दूसरा देखो क्वेश्चन 5, देखो क्या कहना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है लेकिन बहुत दिमाग लगाने वाला है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर, कोई भी चीज गलत होगी पूरी कंपनी को नुकसान होगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन देम। तो आप मुझे बताएं कि क्या गलती, इसको फोकस करना एग्जाम्पल के साथ। जब एग्जाम में आया ये, जब एग्जाम में बच्चों के आया, CBSE पूछा गया तो बच्चों के तो तोड़ हो गए, तो तोड़ हो गए, समझते ना, लोटपोट हो गए बच्चे, ठीक है ना, कहने लगे भैया इसमें क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। तो अगला खतरनाक क्वेश्चन यही है, ध्यान से समझ लें। यानी वो कह रहा है अगर कोई भी चीज गलत जा रही है, डेविएशन की बात कर रहा है, एनीथिंग गोज रॉन्ग, गोज रॉन्ग इज द कीवर्ड ऑफ डेविएशन, कीवर्ड ऑफ डेविएशन, समझ में आई ना बात। तो यानी कि आपसे पूछा क्या करें, ठीक है। तो भैया CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आपको लगाना, एग्जाम्पल देखो वही लिखा है, ठीक है ना, जो मैंने आपको नोट्स में बताया था, चाहे यहाँ से याद कर ले चाहे वहां से याद कर ले, ध्यान से इसको खतरा बनाएंगे। मजा ही आ गया सर, क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और जाए सर, एक क्वेश्चन, चलो बच्चों की अरदास है 101 रुपए की, 101 रुपए की अरदास से क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं सर, कौन सा करें, चलो 12 करते हैं। कपिल शर्मा वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखो क्या लिखी है बात, वो कह रहा है नेम द फंक्शन, ठीक है, और जो फंक्शन आप पहचान रहे हो उसका स्टेप पहचाने। यानी कि प्लानिंग है तो प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप, स्टाफिंग है तो MRP टू PC, कंट्रोलिंग है तो, है ना, मिल्खा सिंह वाले स्टेप पहचाने, राइट। टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाई, जो अपने ऊपर फंक्शन पहचान उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, एक्सप्लेन फर्दर स्टेप, आगे के भी स्टेप बताएं। ध्यान से आप समझेंगे, शानदार बात। कपिल एंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मोशन स्टडी, है ना, ये सारी चीजें वो लगाते हैं। समझना ध्यान से ये क्या लिखी है बात, वर्कर कुड प्रोड्यूस, वर्कर प्रोड्यूस कर सकते हैं 300 यूनिट, पर नोटिस में ये आया कि डेली प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 200 से 225 ही हो रहा है।
वो क्यों, ऐसा क्या है, यानी कि ये आपका क्या है सर, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये क्या है जो हो रहा है सर, ये आपका एक्चुअल है। इसका मतलब सोचा था 300 हुआ 200, सोचा था 300 हुआ 200, इसका मतलब जो सोचा वो मैंने पाया नहीं पाया, ऐसी बात है। हम क्या करते हैं, पाया मैंने पाया तुझे, अपना बनाया तुझे, ख्वाबों में बसाया तुझे, कंट्रोलिंग में गाते हैं हम, है कि नहीं बात, राइट। मजा आ गया सर। अब वो कह रहा है जो आपने ढूंढा, ठीक है ना, राइट, उसमें आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइमेंट, इंश्योर द परफॉर्मेंस एज पर द टाइम एंड मोशन स्टडी, एक्सप्लेन व्हाट फर्दर स्टेप क्या लगाने हैं। सबसे पहले, ठीक है ना, राइट, क्या करता है, स्टेप इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट व्हिच हैव बीन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर लेस देन द स्टैंडर्ड बिलो, सेटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि ये स्टेप तो हो चुका है, कितना 300, ये हो चुका है। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी हो चुका है, राइट। और उसके बाद कंपेयर भी हम कर चुके हैं, तो आउटपुट रेंज इतना लो आ रहा है, डेविएट हो रहा है, ये भी हम कर चुके हैं। ये स्टेप तो हम लगा चुके हैं, ये स्टेप लगा चुके हैं, ये स्टेप लग चुके हैं, ये तो हम पढ़ के भी पता लग रहा है। फर्दर स्टेप कौन से लगाने हैं, देखो आंसर आता है ये वाला मुद्दे का, यहां से शुरू होता है। कंप्लीट द प्रोसेस कंट्रोलिंग, है ना, राइट। फर्दर 2 स्टेप लगाने हैं, एनालाइज डेविएशन, 5 ही तो है, एनालाइज डेविएशन, सीपीसी है ना, एमबी है ना, राइट। और फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेना है इस केस स्टडी के हिसाब से। पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं डेविएशन के, ये वर्कर सारे बीमार हो रहे हैं आजकल, वर्कर को सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा काम करने का, या वर्कर के पास मशीनें सही नहीं है, या रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं होता। सही कैसे करें, करेक्टिव एक्शन कैसे ले, फर्दर आगे के लिए क्या काम करें सर। तो डेविएशन रिक्वायर इमीडिएट मैनेजमेंट अटेंशन, तभी के तभी अटेंशन चाहिए अगर कंपनी को बचाना है। तो मैनेजर क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन ले, एनालाइज करे कि भाई हमें वर्कर्स की इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, क्या उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है ना, क्या मशीनें इंप्रूव हो जानी चाहिए, रॉ मटेरियल टाइम पे मिलना चाहिए, अदर इक्विपमेंट हमें हाथ किया देना है, यानी इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को हमें सुधारना है, इन चीजों को सुधारे, यही हम करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनते हैं। ऐसे फीचर्स और लिमिटेशंस पे भी, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ध्यान से जो भी केस स्टडी है मेरी बुक में आपको वो सारी की सारी कवर करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर में मजा भी आया होगा, समझ में भी आ चुका होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, टारगेट की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, 100 में से 100 की तरफ चलिए, जान चली जाए चाहे, हमें ये टारगेट किसी भी तरह अचीव करना है। और ये बात ध्यान रखिए कि भैया जिंदगी में वक्त दो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, भाई क्या ऐसा है, क्या हाल चाल है कि नहीं बात, लोग आपकी हैसियत पूछेंगे, हैसियत क्या चल रहा है, कहाँ जॉब चल रही है, क्या पैकेज है। तो अपनी हैसियत ऊंची करनी है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए मुझे काम भी जबरदस्त करना है, मोटिवेशन के साथ करना है, दुनिया को दिखाना है कि जिसके लिए जन्म लिया है वो पाकर ही रहना है। तो मिलूंगा लेक्चर में, तब आपको पता ही करना क्या है, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में